नमस्कार। 5 जुलाई हो चुकी है और 5 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों की हम विस्तारपूर्वक वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं सारी जानकारियों को मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अन्य किसी PDF अथवा वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ हिस्ट्री चेकर की करंट अफेयर्स की PDF के साथ साथ आपको आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन की हैंड रिटन PDF भी मिल जाएगी। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण PDF भी आपको हमारे करंट अफेयर्स चैनल पर जुड़ जाएंगे। तो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं दिन का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 2020 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। चारों ऑप्शंस हमारे लिए 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाते हैं। 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए चारों ऑप्शंस के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। पहले इस प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया 2020 का। तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई। 4 जुलाई को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अब 2020 यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्या कारण है कि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया, क्वेश्चन बना है। इसका कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस डेट पर नहीं डे पर मनता है, यानी कि इसकी कोई डेट नहीं है, इसका सिर्फ एक डे है और वो डे है जुलाई महीने का प्रथम सैटरडे। जुलाई महीने का जो फर्स्ट सैटरडे होता है तभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अब एक और प्रश्न बनता है कि 2019 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 6 जुलाई। 6 जुलाई को 2019 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था, जबकि 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था 4 जुलाई को, क्योंकि ये डेट पर नहीं डे पर निर्भर करता है। और कब मनाया जाता है, जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को कौन मनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। कब से मनाता है, 1923 से मनाता है। सहकारिता दिवस में जलवायु परिवर्तन के लिए जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं उन सभी संस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1923 से। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को और 2019 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था 6 जुलाई को। अब आपके सामने 2 ऑप्शन और बचे हैं, 2 जुलाई और 29 मई। तो 2 जुलाई को जो मनाया जाता है वो कौन सा डे है और 29 मई को जो मनाया जाता है वो कौन सा डे है, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2019 और 20 का थीम क्या रहा था, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। 4 जुलाई प्रतिवर्ष जुलाई का पहला शनिवार जब भी पड़ता है तभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है 1923 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। 2020 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम था वो था कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या था, कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। जबकि एक और ऑप्शन था हमारे पास 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, AIPS द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है, AIPS यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन द्वारा ये विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, जो कि 2 जुलाई को मनाया जाता है। खेल के लिए जितने भी पत्रकार कार्य करते हैं सभी का हौसला बढ़ाने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। और 6 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था 2019 में, उसका थीम था कूप्स फॉर डिसेंट वर्क। अब एक और ऑप्शन बच रहा था 29 मई। तो 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 29 मई को ही पहले एवरेस्ट पर पहुंचने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे 29 मई को ही एवरेस्ट पर पहुंचे थे। 29 मई को ही इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था और एडमंड हिलेरी की मृत्यु के बाद 2008 से 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, लीड पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने लीड पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि
क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें 10,000 से अधिक वीडियो ऑडियो लेक्चर्स के साथ कोर्सेज शामिल किए गए हैं लीड पोर्टल में, ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और केरल, ये 3 ऑप्शन भी हैं। इन तीनों ऑप्शंस में भी हमारे करंट अफेयर्स के ज़रूरी जानकारी हैं। जैसे कि अभी उत्तराखंड ने एसओपी लागू किया है, तो एसओपी क्या है? केरल ने हाल ही में केरला प्रोजेक्ट ड्रीम लॉन्च किया था, जबकि मध्य प्रदेश ने मेरा घर मेरा विद्यालय, रोजगार सेतु, किल कोरोना जैसी 3 योजनाओं की हाल ही में शुरुआत की है। और उत्तराखंड ने एसओपी के साथ साथ लाइकेन पार्क भी बनाया है, जो कि भारत का पहला लाइकेन पार्क है। तो देखते हैं, लीड पोर्टल में जो लीड है उसकी फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एसेंबल फॉर दिल्ली। क्या है? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एसेंबल फॉर दिल्ली, जो कि क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें 10,000 से अधिक वीडियो और कोर्सेज शामिल किए हैं। इससे पहले 2017 में एक दीक्षा पोर्टल भी लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा, जो कि अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण देता है। और ये टीचर्स जो ट्रेनिंग देता है दीक्षा पोर्टल, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू की थी, एक अभियान शुरू किया था, मेरा घर मेरा विद्यालय, जिसमें सुबह ऑनलाइन जब क्लास चलेगी तो प्रत्येक घर में घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि वो घर में नहीं विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा किल कोरोना अभियान की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश सरकार ने, जो कि 15 दिन चलेगा, जिसमें 2.5 लाख लोगों की कोविड-19 जाँच की लक्ष्य रखी है मध्य प्रदेश सरकार ने। रोजगार सेतु ऐप भी लॉन्च किया था उन लोगों के लिए जो बाहर से मध्य प्रदेश में लौटे हैं लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन में बाहर से प्रवासी मजदूरों के लौटने के लिए रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है, ताकि उस ऐप के जरिए ये लोग रोजगार पा सकें मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक और ऑप्शन था हमारे पास उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया है। क्या बनाया है? भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड ने। इसके अलावा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की थी, और ये भी उन लोगों के लिए थी जो कि कोविड-19 में अपने गृह राज्य लौटे हैं और उन्हें रोजगार देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने स्वरोजगार योजना शुरू की थी। और केरल सरकार ने केरला ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि इसमें लोग अपने अनुभव का फ़ायदा केरल सरकार को दे सकते हैं, यानी कि अपने सुझाव भी दे सकते हैं केरल सरकार को कि किस तरह से केरल की बेहतरी के लिए काम किया जाए। अगला प्रश्न, इट्स बिटवीन यू कैंपेन किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने शुरू किया है इट्स बिटवीन यू कैंपेन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी के 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, जिनमें से व्हाट्सएप ने इट्स बिटवीन यू कैंपेन शुरू किया है, तो 3 ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इट्स बिटवीन यू कैंपेन। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से सोशल मीडिया का यूज काफ़ी बढ़ गया है। लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट रहे थे, इसलिए व्हाट्सएप ने एक विज्ञापन शुरू किया है इट्स बिटवीन यू कैंपेन के नाम से। इस विज्ञापन में व्हाट्सएप ये बताएगा कि किस तरह से व्हाट्सएप ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद की। इसके लिए वीडियो लाएगा एक एजेंसी की मदद से, और उस वीडियो विज्ञापन में व्हाट्सएप बताएगा कि सोशल मीडिया के जरिए उसने लॉकडाउन में लोगों को एक दूसरे से किस तरह से जोड़े रखा। तो वहीं अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने अपने एक ऐप को 10 जुलाई से बंद करने का निर्णय लिया है। वो ऐप था लोसो, जो कि टिकटॉक को टक्कर देने के लिए आया था। तो वहीं वीवो एक चीनी ऐप है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है। तो टिकटॉक पर भारत ने आईटी एक्ट 2006 के तहत बैन लगा दिया है। देखिए इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज। व्हाट्सएप ने इट्स बिटवीन यू शुरू किया है, जो कि वीडियो विज्ञापन एजेंसी और गौरी शिंदे की मदद से विज्ञापन बनाएगा और बताएगा कि किस तरह से लॉकडाउन में उसने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को एक दूसरे से जोड़े रहने में मदद की। इस विज्ञापन का ऐड टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर 10 सप्ताह तक चलेगा। तो वहीं फेसबुक ने टिकटॉक को टक्कर देने के लिए पिछले साल एक ऐप शुरू किया था लासो,
जो कि अमेरिका में ही शुरू किया था। भारत और इंडोनेशिया में भी इसे शुरू करने की योजना थी, लेकिन किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाया। अब फेसबुक ने इस लासो ऐप को 10 जुलाई से बंद करने का निर्णय ले लिया है। 10 जुलाई से लासो ऐप बंद हो जाएगा। उसके अलावा फेसबुक ने हाल ही में 43,574 करोड़ रुपए में जियो में निवेश किया था, जिसमें जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली थी। तो एक और चीनी ऐप है वीवो, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीनी ऐप वीवो पर 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। 2,39,000 के लगभग टोटल फॉलोअर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे और 115 पोस्ट उस पर की थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगाने के बाद चीनी अकाउंट वीवो को भी छोड़ दिया है। तो उसके अलावा टिकटॉक पर भारत ने आईटी एक्ट 2006 के तहत बैन लगा दिया है। आईटी एक्ट 2006 क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जिसके द्वारा किसी भी कंप्यूटर अथवा ऐप के द्वारा अगर ऐसा लगता है कि भारत की निजी सूचनाएं लीक हो सकती हैं, तो आईटी एक्ट 2006 के तहत उस कंप्यूटर अथवा ऐप पर बैन लगाया जा सकता है। तो टिकटॉक पर भारत की सूचनाएं लीक करने का आरोप लगा था। इसके बाद आईटी एक्ट 2006 के तहत टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार किया गया है, वो किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है एनएचएआई। एनएचएआई के अध्यक्ष थे सुखबीर सिंह संधू और अब उन्हें 6 माह का विस्तार दिया गया है अपने अध्यक्ष कार्यकाल में। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ये अध्यक्ष थे सुखबीर सिंह संधू, जो कि अभी रिटायर हो रहे थे। अब इन्हें 6 महीने का विस्तार दे दिया गया है एनएचएआई में, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष में। इसके अलावा तीनों ऑप्शंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक सुखबीर सिंह संधू को अध्यक्ष पद के लिए विस्तार दिया गया, जो कि अक्टूबर 2019 में अध्यक्ष बने थे। तो वहीं एक और ऑप्शन है आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। श्रीकांत माधव वैद इसके अध्यक्ष बने हैं हाल ही में, जो कि 30 जून को इसके पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह रिटायर हुए थे। उसके बाद 1 जुलाई को श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष पद संभाल लिया है। आईओसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। तो वहीं आईओसी की तरह एक और नाम है आईओबी। आईओसी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जबकि आईओबी का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के एक सीईओ थे करडम शेखर, जो कि 30 जून को उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। कौन थे? करडम शेखर। कब रिटायरमेंट लिया है? 30 जून को। जबकि आईओसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद। कब बने हैं? 1 जुलाई को। उससे पहले कौन रिटायर हुए हैं? संजीव सिंह। आईओबी का मुख्यालय है इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य की है, और इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 को। इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन था सीबीएफसी, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसके जो सीईओ बने हैं वो रविंद्र भाकर बने हैं, जिन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। सीबीएफसी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, जबकि इसके इस समय अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इंद्रवज्र ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार में इंद्रवज्र ऐप को लॉन्च किया गया है। अभी बिहार में बिजली गिरने से 92 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद बिहार सरकार ने ये ऐप इंद्रवज्र लॉन्च किया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन को ऑन करना होगा। तो जहाँ भी बिजली गिरनी होगी, जहाँ आपकी लोकेशन होगी, उस लोकेशन से 40 से 45 किलोमीटर के अंदर की बिजली गिरने की सूचना ये आपको लगभग 45 मिनट पहले दे देगा। इसलिए इंद्रवज्र ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि बिजली गिरने की सूचना आपको 40 से 45 मिनट पहले दे देगा। इसके अलावा दिल्ली, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो बिहार में क्या लॉन्च हुआ है? इंद्रवज्र ऐप। दिल्ली देश की ऐसी पहली राज्य है, हालांकि देश की राजधानी भी है, तो दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक शुरू किया था। तो वहीं असम देश का ऐसा दूसरा राज्य है जिसने दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक
लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर, कानपुर के कॉलेज ने मास्टर जी ऐप लॉन्च किया है। चलिए, बिहार में इंद्रवज्र ऐप लॉन्च हुआ है। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है। असम में दिल्ली के बाद दूसरा प्लाज्मा बैंक खुला है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में मोबाइल मास्टर जी ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को ऐप बनाने का चैलेंज दिया गया है। ऐप बनाने पर 20 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया है। ये ऐप किसी भी तरह का हो सकता है। आप लर्निंग ऐप बना सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप बना सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग तक का ऐप बना सकते हैं। लेकिन ये भारत इनोवेशन चैलेंज के तहत आप ऐप बनाते हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने फ़ोटो एडिटिंग से लेकर गेमिंग ऐप्स तक चैलेंज दिया है। इस चैलेंज का मंत्र क्या है? इस चैलेंज का मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि भारत में बनाओ भारत और विश्व के लिए। भारत में बनाओ भारत और विश्व के लिए, जिसमें आप फ़ोटो एडिटिंग से लेकर गेम्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक के ऐप बना सकते हैं। इसके लिए आपको innovate.mygov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि 18 जुलाई की शाम 5:30 तक आप इस रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है ड्रग डिस्कवरी हैकथन लॉन्च किया है, जो कि दवा की खोज के लिए एक पोर्टल है। इस पर उन लोगों को इनवाइट किया जाएगा जो कि मेडिकल क्षेत्र में हैं और नई दवाओं की खोज करने में इंटरेस्ट रखते हैं। किसके द्वारा, किसकी सहायता से लॉन्च किया गया है? तो सबसे पहले इसे CSIR यानी कि काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका हिंदी नाम है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अलावा AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका अर्थ है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, हिंदी अर्थ है। और MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन तीनों संस्थाओं के समर्थन से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो कि दवा की खोज में काम आएगा। तो वहीं हाल ही में किरण रिजिजू ने नाडा ऐप लॉन्च किया है। नाडा एक संस्था है जो कि डोपिंग रोधी है। एथलेटिक्स जो होते हैं, रेसर जो होते हैं, उनकी डोपिंग लेती है, उनके नमूने लेती है। इसके अलावा अब क्रिकेटरों को भी नाडा में शामिल कर दिया गया है। नाडा में क्रिकेटरों को भी अपने नमूने देने होते हैं। तो नाडा ऐप एक डोपिंग जानकारी का ऐप है, जो कि खिलाड़ियों को डोपिंग की जानकारी देता है। तो वहीं मोरियो गेमेज जर्मनी के फुटबॉलर हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। जर्मनी के लिए उन्होंने 78 मैच खेले थे, जिसमें 31 गोल किए थे। अगला प्रश्न, ग्लोबल भारत कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी की तरफ से ग्लोबल भारत कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं रूस में 2036 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स हो गया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने अब प्रधानमंत्री ने अब इस्तीफा दे दिया है। जर्मनी SAP इंडिया द्वारा शुरू की गई एक अभियान है, ग्लोबल भारत अभियान, जो कि MSME यानी कि लघु मध्यम उद्योगों को डिजिटल तकनीक से लैस करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? SAP इंडिया द्वारा। किस लिए शुरू किया गया है? MSME यानी कि जो मध्यम और लघु उद्योग होते हैं, उनको डिजिटल तकनीक से लैस कर सके। तो वहीं रूस की बात करूं तो व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बन गए हैं रूस में। 2024 में व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन जब वहाँ वोटिंग कराई गई तो लगभग 78% नतीजे व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति बनाए रखने के पक्ष में आए। इसके बाद 2036 तक व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति घोषित हो गए हैं। तो वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति जो फ्रांस के हैं एमुनुएल मैक्रों, इन्होंने इस बात की घोषणा की है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो इसके अलावा MSME जो कि जर्मनी के द्वारा ग्लोबल भारत अभियान शुरू किया गया है, उसी में विश्व बैंक ने भी भारत को $750 मिलियन
का ऋण मंजूर किया है, जो कि आपातकाल प्रतिक्रिया कार्यक्रम हेतु दिए हैं। कोविड-19 के कारण जो लघु और मध्यम उद्योगों को घाटा हुआ है, उसकी पूर्ति करने के लिए $750 मिलियन विश्व बैंक ने मंजूर किए हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को मासिक पेंशन देने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को मासिक पेंशन देने का फैसला किया है, जो कि 500 से 900 रुपये प्रति माह के बीच होगी। उड़ीसा अन्य लोगों को पेंशन देता आया है, लेकिन अब उसमें ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल कर लिया गया है। ट्रांसजेंडर लोगों को भी 500 से 900 रुपये प्रति माह उड़ीसा राज्य की तरफ से दिए जाएंगे उनके जीवन यापन के लिए। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।